नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस परीक्षा का अब मात्र कुछ ही दिनों बाकी रह गए हैं। इसमें आप जितना अच्छा तैयारी कर सकें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए हमने आपके लिए अब आपकी सिलेक्शन वाली क्लास लेके आए हैं, जो आपकी एक या दो नंबर पक्के इसमें से जरूर कराएगी। आप चैनल पर हैं तो बने रहें हमारे साथ, और आपको इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान कौन करता है, यानी किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। यह रंग जो बीजों और फलों का होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे वैज्ञानिक हेक्सले का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। यानी हेक्सले महोदय ने कहा था कि भौतिक हमारा आधार है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान होता है, तो पत्तियों में जो हमारा हरा रंग होता है वह क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे ने किया था, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कोशिका की आत्महत्या की तैली कहा जाता है, यानी इसको कोशिका की आत्महत्या की तैली कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाइसोसोम, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप कोशिका की आत्महत्या की तैली से जान लो, आत्महत्या मतलब लाइफ, लाइफ समझ लो, लाइफ से समझ लो कि लाई, आप बस इतना समझ लो, लाई लाई मीन्स लाइसोसोम। ये हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर रहेगा। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की तैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह हमारा जीवाणुओं में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? तो वह होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो बलन होते हैं, घेरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाता है। 80% से अधिक सेल जो पाया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है हमारा जल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। यानी जल हमारा 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे शरीर में 75% से 70% से अधिक हमारा जल पाया जाता है, उसी तरह से कोशिकाओं में भी हमारा जल ही ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कोशिका भित्ति क्या होती है? जो हमारे शरीर में कोशिका भित्ति होती हैं वो हमारी एक पारगम्य, यानी कि पारगम्य होती हैं, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। आपको बता दें यूपी पुलिस, यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बताएं, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके आखिरी दिनों में वो क्वेश्चन कराएंगे जो खासकर एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और सेशन को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास आपकी सिलेक्शन वाली क्लास रहेगी। अगर आपने क्वेश्चन मिस किए तो आपका सिलेक्शन ये हम कह नहीं सकते। बने रहे हमारे साथ, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको साइंस से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो हमने इसमें शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय गति का, जो हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? जो हमारी पीसा की मीनार है वो क्यों नहीं गिरती? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा, इसमें जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि करेक्ट है। हम कहें जो हमारी पीसा की मीनार है, जो पीसा की मीनार है इस तरह से झुकी है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है यहाँ से जो हमारा आधार से होकर जाता है, इसीलिए वह नहीं गिरती। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार हमारी नहीं झुकती। एक एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस स्थिति में खड़े हो जाने पर उसका दोलन का आवर्तकाल क्या रहेगा? तो यह आवर्तकाल उसका
कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। जैसे कि कोई लड़की झूला झूल रही है, आपको बता दें यहाँ एक लड़की झूला झूल रही है, यह यहाँ बैठी हुई है, तो उसका दोलन आवर्तकाल ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही वो यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, यानी खड़ी हो जाएगी, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी कि जब जो हमारा राइट आंसर जाएगा सी जाएगा, यानी कम हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो राइट आंसर हमारा स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या परिवर्तन देखा जाएगा? तो उसमें गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है। अगर किसी वेग को दो से गुणा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी गति 4 गुण मल्टीपल में हो जाएगी, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे स्थापित करने में असफल रहता है, वह कारण क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि दीवार है वो अपनी जितना बल नहीं लगा पाता जितना उसको ज़रूरत है, इसीलिए वह कोई भी कार्य नहीं हो पाता, इसीलिए वो दीवार को नहीं हिला पाता। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? तो राइट आंसर उसमें हमारा द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। जो उसका द्रव्यमान होता है वह तो हमारा स्थिर रहेगा, जो उसका भार है वो परिवर्तन रहेगा, वह वायुमंडलीय प्रभाव में आकर के उसका भार के परिवर्तन में होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने के लिए किया गया कार्य कौन सा होगा? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा शून्य जूल रहेगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड की उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। शरीर का वजन हमारा कैसा होता है? तो यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, जो कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ओम मीटर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो यह हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी उत्तर ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा जो हमारी पेंडुलम होते हैं ध्रुव के, वो हमारे नॉर्थ और साउथ की ओर ही ठहरते हैं, जो कि हमेशा यही डायरेक्शन दिखाते हैं। एक तार की लंबाई एल मीटर, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है, तो उसका तार का प्रतिरोध क्या रहेगा? तो पहले से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। स्टील के चुंबकीय कारण अधिक है, क्योंकि उसका अधिक क्षारण क्षमता होने के कारण उसमें अधिक स्टील चुंबकीय होती है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थों में बात करें तो हमारा पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। आप पीतल पर चुंबक लगा के देखोगे तो वह चिपकेगी नहीं, वह कोबाल्ट को टच कर लेगी, लोहा को टच कर लेगी और निकल को कर लेगी, बट वह पीतल को नहीं करेगी, यानी यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपको बता दें हमने पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री और जियोग्राफी की बहुत अच्छी सी क्लास ली हैं, जो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम बूस्टर के तौर पर काम करेंगी। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, क्योंकि अब आपके पास मात्र बहुत समय है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको जितना हो सके अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और आप हमारे चैनल पर बने हैं तो बने रहें। क्वेश्चन नंबर हमारा अगली ओर चलें तो हमारे एक तार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो एक कार की बैटरी में कौन सा अपघट्य होता है? तो वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी बैटरी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है आपको बैटरी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो राइट आंसर हमारा उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करती है, जहां बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। शुष्क सेल कैसा होता है? शुष्क सेल हमारे प्राथमिक सेल होते हैं, जो कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती हैं? तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही टिकती हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम साग सब्जी की पौधों की पैदा करते हैं उसको हम ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, यानी साग सब्जी जो हमारे उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं वो हमारे ओलेरीकल्चर कहलाती हैं, यानी वो हमारी ओलेरीकल्चर, यानी सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। इकोलॉजी में हम पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर फाइटोजियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। तो फूलों के संवर्धन में विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की पैदा करने वाले को हमारा फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हमारा पेलिनोलॉजी, जो डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप इन पॉइंटों को जरूर याद करें कि आपको खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण का अध्ययन, परागणों का अध्ययन तो क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो जैसे परागकण का अध्ययन हमारा पेलिनोलॉजी कहलाता है। उसी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेंड्रोलॉजी में हमारा वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन के बारे में पाया जाता है, यानी कि बी और सी हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हमारा पोमोलॉजी, जो कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी। पौधों को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? जो हमारे पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, जो पौधों की खोज की जाती है, तो उस पौधों को एक अलग नाम दिया जाता है, तो उस विज्ञान का नाम है वर्गीकी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो हमारा उसमें अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, हाँ डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूनतम संभवतः तापमान क्या होता है? तो यहाँ बात करें हमारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। 1 केल्विन की बात की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो बोलोमीटर मापने की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं? तो यह ऊष्मीय विकिरण को मापने का एक मापक होता है, यानी मापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। खासकर ऐसे बाद में आप ये मत कहना कि मैंने ये पढ़ा नहीं, ये नहीं किया। हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लेके आए जो आपकी खासकर परीक्षा में आते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन विगत वर्षों में, विगत परीक्षा 2018 में भी पूछे गए हैं, 2014 में भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में उसको वस्तु का तापमान क्या होगा? तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा यह तापमान बोलेगा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। आपको बता दें हमारी चांदी में सबसे ज़्यादा सुचालक होती है, चालकता हमारी चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा चालकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा, वो हमारा 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का चालकता की बात की गई है, तो आपको बता दें पारा हमारा सब इसमें ऊष्मा का चालक है। जैसे ही आपने थर्मामीटर की बात करी होगी, थर्मामीटर में आपने देखा होगा, थर्मामीटर में हमारा पारा होता है,
वो हमारा ऊष्मा को जो चालक होता है, जो उसको हमारे शरीर के टेम्परेचर को बताता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह किसके बराबर होता है? तो ये हमारा 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो वह कौन सी गति होती है? वह विकिरण होती है, जो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब और उबलने वाले पानी का तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमारा 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी उबलने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? तो जो हमारी ऊष्मा होती है, जो स्थानांतरण होती है, उसमें हमारे विकिरण में हमारे कण गति नहीं करते, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? आप एक गिलास वाटर पानी पीती हो तो उसमें हमको 0 डिग्री कैलोरी मिलती है, क्योंकि पानी में कोई हमको कैलोरीज नहीं होती। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? तो जो हमारी विटामिन होती है, हमारे ए का भंडार हमारी यकृत में होता है, यानी सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। आपको बता दें यकृत में ही हमारी विटामिन ए खासकर पाई जाती है, विटामिन। और आपको बता दें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। निम्न की कमी में एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है? वो होता है हमारा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए की कमी, यानी लोहे की कमी से हमारा शरीर में एनीमिया, जो खून की कमी हो जाती है, वह रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? तो आपको बता दें सही सुमेल की बात की गई है, तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी विटामिन ए हमारा रतौंधी है, यहाँ की ना कि वर्णांधता, यानी ए ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, जो सुमेल में नहीं है। यानी विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता, और थायमिन की बेरी रोग हो जाता है। एस्कर्बिक अम्ल हमारा स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। इसी तरह से ए के द्वारा हमारा वर्णांध नहीं रतौंधी रोग होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की 56, निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी सबसे ज़्यादा विटामिन हमको आम में पाई जाती है, जो कि इन पदों की बात की गई है, अमरूद, आम, सेब, पपीता में हमें सबसे ज़्यादा आम के अंदर यानी पाया जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? लोहे की बात की गई है तो हमारा हरी सब्जियों में पाया जाता है, जो विटामिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। थायमीन एक विटामिन है, बी की विटामिन है, जो उसको हम B1 के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो राइट आंसर हमारा सेब, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर आएगा। आपको बता दें यहाँ इन पदों की, यानी कि इन्हीं सभी पदों में से बात की गई है जिसमें हमारा लोहा सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है। और बात करें लोहे पद की बात करें तो हमारा पालक में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट की बात की गई है, जो B12 में होता है, यानी डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा। हाइड्रोक्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोक्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगठित हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बताएं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मात्र अब आपके पास 20 डेज रह गए हैं, मात्र 20 डेज रह गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जितना हो सके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बनी रहे। इसीलिए हमने आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, जियो और हिंदी की बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, जिसमें आपके लिए एक एग्जाम बूस्टर का काम करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उत्प्रेरक विषम होता है। उत्प्रेरक विष किसको कहते हैं? तो यह क्रिया निरोधक होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजिता तथा उप संयोजिता वाले आबंध होते हैं। तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड में होता है, जो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर। यदि किसी क्रिया में उत्पाद प्रेरक का काम करता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्वोत्प्रेरक, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। यानी उत्पाद अपना काम करता है तो वहाँ स्वोत्प्रेरक हो जाता है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंध का होना, जो कि बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा। धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट वह है जो हमारी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। आप किसी पॉजिटिव चलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ये हमारा राइट आंसर यानी डी रहेगा। यहाँ राइट आंसर हमारा डी करेक्ट रहेगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें मुक्त आयन रहते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड को विद्युत प्रवाहित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसको कहते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, इसमें वेग को कम करते हैं, जो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सहसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल कौन सा है? राइट आंसर हमारा CH3, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बर्जिलियस, जिसने उत्प्रेरक की खोज की। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? हमारी अल्फा बीटा गामा 3 रेज होती हैं, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता बीटा और गामा किरणों की होती है, जो बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर यानी बी ऑप्शन यानी गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है, जिसका हमारा राइट आंसर बी रहेगा। यानी गामा किरण का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी शेष रह जाएगी? यह एक तरह का आपका मैथ क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया। जैसे अगर 1 दिन में वह हाफ हो गया, हाफ से वह 25 में पहुंच गया, 25 से वह 12 उसमें पहुंच गया, तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद हमारा ये 6.25 में पहुंच गया, जो कि 4 दिन बाद की गई है, यानी 4 दिन बाद गई है, यानी 1 2 3 4 दिन बाद गई है, तो हमारा यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी कि 6.25% ही रह जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की ही आयन क्षमता कम रहती है। रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवनकाल 70 दिन का है, तो उसकी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 25 ग्राम रह जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ रहेगा हमारा 140 डेज, जो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की आयन क्षमता हमारी सबसे ज़्यादा होती है, जो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। यदि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर 91Pa-234 में हो जाता है तो उसमें कितनी अल्फा और बीटा किरण उत्सर्जित होंगे? तो राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अल्फा और 1 बीटा किरण उत्सर्जित होगा। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो हमारे क्षय होते हैं, क्षय होने के बाद वह सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। सीसा की बता दें, इसका हमारा रासायनिक सूत्र पीवी होता है, और यह पिछली यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में यानी 2018 वाली में आया था और पूछा भी गया था कि सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा पीवी इसका रासायनिक सूत्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो वह अपरिवर्तित ही रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि अल्फा किरण की पारगम्य क्षमता बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा की बात करें यानी सबसे हाई रहती है हमारी गामा किरणों की और सबसे कम रहती है हमारी अल्फा की। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यूरेनियम 92 36 और 87 यूरेनियम 227 को कितने अल्फा कण को उत्सर्जित होंगे? तो यहाँ हमारे 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होता है। बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देती है? आपको बताएं, आपने देखा होगा बाल्टी में अगर हमारी कोई छड़ी पड़ी हो, बाल्टी में जब हमारी कोई छड़ी पड़ी होती है, जैसे यहाँ हमारी छड़ी होती है, तो ये अपनी अपनी क्षमता से कुछ हाइट ऊंची दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सीधा सीधा है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो यह उसकी रेटिना पर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि में कारण मुड़ी रहती प्रतीत होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा ये बाल्टी में पानी में छड़ी पड़ी हुई है और ये हमारी छड़ी इस टाइप से लगी है, आपको प्रतीत होगी, तिरछी नजर आएगी। तो यह कारण है उसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दाढ़ी बनाने के लिए काम में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह हमारा अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। वाहनों की अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो जो हेडलाइट आगे वाले में लाइट किया जाता है तो उसमें हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। यानी हेडलाइटों में हमारा हमारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह हमारा अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, मृग मरीचिका यानी आपने देखा होगा सड़क बनने वाली घटना को हम क्या कहेंगे? आपने देखा होगा जो हम गर्मियों में सड़क पर ये हमारा कोई कार जा रही है, जैसे कार है और आपने देखा होगा यहाँ सड़क पर पानी पानी सा नजर आता है चलती गर्मियों में, वो मरीचिका होती है, पानी की मरीचिका होती है। जो हमारे किस कारण होती है? तो ये हमारा पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारे साइड मिरर होते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर है। यानी कि साइड मिरर की बात की गई है यहाँ पर। साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो जाता है क्या? जब हमारा तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो इसके कारण हमारा फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तट रेखा में परिवर्तन हो जाता है और समुद्र तल में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ग्लेशियर जो हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः किसमें होता है? तो यह जीवों के श्वसनों से होता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर। जो हम श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, हम यहाँ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हम O2 करते हैं और निकालते हम यहाँ CO2 हैं। यानी श्वसन में जो हमारी बात की जाती है उसमें हमारा श्वसन के द्वारा ही CO2 का निर्माण किया जाता है।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा एंथ्रोपोजेनिक, जो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो ताजमहल की क्षति पहुंचाई जाती है तो किसके कारण पहुंच रही है? तो ये हमारा जो मथुरा में तेल शोधक कारखाना है जिससे निकलने वाला प्रदूषण के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा, जो कि SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। SO2 जो मथुरा रिफाइनरी में हो रही है, निकलती है, उसके कारण ताजमहल की क्षति, उसकी इस वाइटनेस को क्षति पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी नागपुर, जो कि करेक्ट आंसर हमारा। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर वाला अम्लीय वर्षा जो कि मार्बल का क्षरण करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। मार्बल कैंसर जो हमारी SO2 ही होती है, SO2 गैस के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? राइट आंसर हमारा जेट उड़ान। आपने देखा होगा जो हमारे जेट उड़ान होते हैं सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वही सबसे ज़्यादा हमारा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। 98 की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, यानी उपस्थिति जो हमारी ओजोन परत है जो हमारी पराबैंगनी किरणों को प्रवेश नहीं करने देती, जो सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर हमारा सौर ऊर्जा में हमारी कोई भी कैसा प्रदूषण नहीं होता, जो भी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान के अनेक लोग मरे थे, पानी का किस कारण हुआ था? तो इसमें पानी में पारद के कारण हुआ था, जो डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें हमने आपके लिए यहाँ टॉप 100 क्वेश्चन किए थे, जो कि आपकी टॉप 100 क्वेश्चन किए जो सिलेक्शन वाली क्लास है, यहाँ से हटके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कोई बार नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक और शेयर कमेंट भी जरूर करें। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।